Now, students, we are again focusing on the next topic in the biomolecules, and we were discussing about the proteins. This is the last topic, structure of protein we are discussing, and in this we'll see the what is the structure of protein. First of all, you have to understand that what are the important things that are there in the proteins. So basically what happens now, there are when what you can say that dry proteins के केस में अगर हम बात करते हैं, then you will see that these proteins are changing themselves to different forms, right? Like these are the products of partial hydrolysis of simple or conjugative proteins. तो जैसे example क्या होता है, protein है, तो protein is basically when they are hydrolyzed, then they gives you, but this hydrolysis always takes place either in presence of enzymes or in presence of any mineral acids, then they give you various products. So let's see about it, एक general idea हम लेके चल रहे हैं. So protein, once they go for hydrolysis, and this hydrolysis can be done in presence of either with enzymes or with any mineral acid, right? So they give you various products, है ना? फाइन. नाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, अब वो देखते हैं. अब ये हमने जनरल आइडिया दिया. ये प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक प्रोटीन, इट चेंजेस टू proteose, means I think some of them you have discussed in your biology also. Peptones, then these peptones changes to polypeptides, then these changes to simple peptides, and finally they changes to amino acid. यही आपने पढ़ा था, यानी अमीनो एसिड तक पहुंचने के लिए आपको ये साइकिल फॉलोअप करनी पड़ती है. ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर वे है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का डिस्क्रिप्शन का. तो उसको हम देखते हैं ना इस तरह से. इट्स क्लियर टू यू. एक प्राइम, ये जो क्लासिफिकेशन, ये तरीका हम जो स्ट्रक्चर का पढ़ रहे हैं प्रोटीन का, ये बेसिकली आपका किस स्ट्रक्चर में आता है, इट कम्स इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, right? If you see the primary structure of proteins, you can see the easily sequence of the amino acids that are present in the protein. I'm showing you that structure. Now this thing, you can focus on it, how this is the primary structure of being there. तो बेसिकली ये है क्या, बेसिकली आपकी अमीनो एसिड ही है जो कनेक्टिविटी करे रखें और पेप्टाइड लिंकेज भी जनरेट अप कर रहे हैं ना. तो आपको पेप्टाइड लिंकेज भी आराम से दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ NH. ये क्या है, ये पेप्टाइड लिंकेज इसका है. यहाँ दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हुए, ये वाली कंडीशन क्या हुई, ये पेप्टाइड लिंकेज हो गया. तो ये गेटिंग द पेप्टाइड लिंकेज मीन्स यू कैन सी इट. यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में बनाया रखा है, तो आप पेप्टाइड लिंकेज को भी देख सकते हैं, ठीक है. तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का. Now children, you just focus on the secondary structure of the protein. जो secondary structure of protein होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. जैसे अभी आपने पीछे देखा था, तो आपका पॉली सिंपल में क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी, ये इसने अपने आप को सिंपल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लिया. लेकिन जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चेन तो यही होती है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड्स जो बेसिकली आपकी चेन्स होती है, ये अपने आप को फोल्डेड और अरेंज फॉर्म में जनरेट करें. मतलब यहाँ से ये सेम चलेगा, यहाँ से चीज़ें आगे ना बढ़ के ये आपका फोल्ड्स में अपने आप को चेंज कर देती हैं और अपने आप को एक प्रॉपर शेप दे देती हैं. दे गिव द प्रॉपर शेप और कॉन्फॉर्मेशंस टू द ऑफ द दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जो मैंने यहाँ लिखा है. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ तक पहुँचने के बाद जब ये पॉलीपेप्टाइड्स बनता है तो ये बेसिकली अपने आप को या तो फोल्ड्स में चेंज कर देते हैं और एक शेप बना लेते हैं, ठीक है. और वो बेसिकली दो फॉर्म में आते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स और बीटा ब्लीडेड शीट स्ट्रक्चर्स. तो हम उनको देख के चलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द हेलिक्स स्ट्रक्चर फर्स्ट, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. नाउ यू कैन सी this is your alpha helix structure of protein is been there, right? So this structure is being arises because of the hydrogen formation of hydrogen bondings between the amide groups, ठीक है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट अप हो जाती है अमाइड्स ग्रुप्स के बीच में, ठीक है.
तो ये आपका विद इन सेम, और ये अपने आप में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो है जनरेट कर लेता है, जिसको हम एल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम मैं इसमें थ्योरेटिकली भी दूंगी। देखो एल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या 3.6 13 हेलिक्स स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं। अब 13 वर्ड इसीलिए यूज़ करा है क्योंकि 13 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है इसकी। 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं और 30 मेंबर रिंग फॉर्म होती है, और बेसिकली जो रिंग जनरेट हो रही है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हेयर्स के जो आपका प्रोटीन है केराटिन, या मसल्स का जो प्रोटीन है, वो इसमें आपका आता है। अब नेक्स्ट इज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। इनके भी स्ट्रक्चर्स देख लो अपना, बीटा प्लीटेड शीट्स के ये है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली। ठीक है, आप देख रहे हो कैसे, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जिगजैग मैनर है, ऊपर नीचे, तो एक जिगजैग मैनर जनरेट कर लेता है और एक फ्लैट शीट ये अपने आप को बना लेता है। ठीक है, अगर आप इसको जिगजैग मैनर में देखेंगे तो ये ऐसा है, और फ्लैट शीट में ऐसे। ठीक है, एग्जाम में इट्स डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू ड्रॉ द डायग्राम, सो इट्स बेटर यू राइट डाउन द थ्योरेटिकल पार्ट। इफ़ यू आर एबल टू ड्रॉ देन यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, जो कंडीशन वही है, वहाँ तक तो पॉलीपेप्टाइड्स तक पहुँचे हैं, फिर उन लोगों ने अपना फोल्ड्स बना लिया, एक शेप दे दिया। अब इधर कौन सा इसने शेप जनरेट कर लिया है, जिगजैग शेप अरेंज कर लिया, और जिसकी वजह से वो फ्लैट शीट्स बना ले रही है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है, अगर तुम इसको ध्यान दो, ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये शीट्स जो हैं बेसिकली जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हैं, या एक चेन दूसरी चेन से जो जुड़ी हुई है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जुड़ी हुई है, और ये शीट बना रही हैं वो बेसिकली आपका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हमने क्या कह दिया है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। सो इस जो सिल्क है, इन सब में जो प्रोटीन होता है वो यही होते हैं। ठीक है, सो यू कैन लर्न द थ्योरेटिकल पोर्शन फ्रॉम हियर। राइट, नाउ वी आर फोकसिंग टू द टर्शियल फॉर्म। टर्शियल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अब देखो टर्शियल स्ट्रक्चर का अगर आप फोकस करोगे तो टर्शरी जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो आपकी जो वही पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि सारा खेल है पॉलीपेप्टाइड चेन। भाई पहले वाले केस में पॉलीपेप्टाइड्स टूट के सिंपल पेप्टाइड्स में बदल गई, सेकंड कंडीशन में पॉलीपेप्टाइड चेनों ने आपस में मिलकर प्रॉपर शेप जनरेट कर लिया, तो या तो उनने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जनरेट कर लिया या बीटा ब्लीडेड शीट स्ट्रक्चर जनरेट कर लिया। अब टर्शरी स्ट्रक्चर के केस में यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अपने आप को फर्दर थोड़ा और कॉइल फॉर्म में जनरेट करके और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं और एक स्ट्रक्चर दे देती हैं। अब वो स्ट्रक्चर 2 तरह के शेप होते हैं, या तो फाइब्रस या ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन में आ रहा है, या मायोग्लोबिन के उसमें यही चीज़ आपकी जनरेट हो रही है। इसकी भी देखो स्ट्रक्चर देख लो पीछे, देखो प्राइमरी कैसा लग रहा है, सेकेंडरी कैसा है, ये कॉइल फॉर्म में जनरेट अप हो गया। टर्शरी क्या आ गया, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो टर्शरी में क्या हो गया है, जो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स जो चेन्स हैं, है ना, ये थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और जनरेट कर लेती हैं, कह सकते हो स्पेशियल अरेंजमेंट्स, ये यूनिट्स जो है अपने आप को जनरेट करके, और क्वाटर्नरी शेप जो है, या कह सकते हो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो अपना जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, करीबन क्वाटर्नरी का मतलब क्या हो गया, करीबन इसमें 4 तुम्हें पॉलीपेप्टाइड्स चेन की ज़रूरत होगी। ठीक है, 4 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो टेट्राहीड्रॉन फॉर्म में स्ट्रक्चर बना देती हैं आपकी। ठीक है, उसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको, so you can focus from here. Now the last topic, denaturation of protein is very important. ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो हमेशा एक नेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर तुम उसमें कोई फिजिकल चेंज कर दो, ठीक है, अगर प्रोटीन में तुम उसके, ये प्रोटीन है सपोज करो, अगर हम इसके टेम्परेचर में चेंज कर दें, ठीक है, इफ़ यू चेंजिंग इस टेम्परेचर, और कोई केमिकल चेंज इसमें कर दो, कोई रिएक्शन वगैरह कर दो, ठीक है, और केमिकल चेंज का मतलब हो गया जैसे पीएच चेंज कर दो, ठीक है, या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब कर दो, यानी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तुम करा रहे हो, तो ये जो होती हैं ना, बिकॉज ऑफ इट देर इज़, ये ग्लोबल फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं। ये ग्लोब्स बेसिकली क्या, ग्लोब्यूल फॉर्म में नहीं कह सकते, ग्लोब्यूल जो इसमें बने हुए हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स जो होता है वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। तो इनकी जो प्रोटीन जो होती है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जो प्रोटीन है उसकी जो भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी कंडीशन को तुमने क्या नाम दे दिया है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये कंडीशन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आप ले लेंगे,
क्लियर होगी मेरी बातें? तो इसमें आपने क्या करा, प्रोटीन का जो एक्चुअल में अपना जो भी स्ट्रक्चर रहा होगा उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया कोई ना कोई कंडीशंस अप्लाई करके। या तो तुमने टेम्परेचर उसका बदल दिया, हाई कर दिया है ना, या फिर तुमने क्या कर दिया कि उसको तुमने उसकी कोई भी है ना केमिकल चेंज उसमें चेंज कर दिया। अब केमिकल चेंजेस जैसे अभी अगर फिजिकल चेंज की बात करो, ये एक्चुअली टेम्परेचर क्या हो जाएगा तुम्हारा फिजिकल चेंज, मतलब बेसिकली तुम प्रोटीन का या तो फिजिकल चेंज बदल दो कर दो चेंज, या फिर केमिकल चेंज को चेंज कर दो। फिजिकल चेंज में टेम्परेचर आ जाएगा आपका, ठीक है। केमिकल चेंज में हमने कहा पीएच की वैल्यू चेंज कर दो, उसकी बदल दो, हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको डिस्टर्ब कर दो, तो क्या वो अपना स्ट्रक्चर बदल देते हैं। अगर सपोज करो उन्हें ग्लोब्यूल्स हैं उसके अंदर ग्लोबुलर फॉर्म में है या कॉइल्ड फॉर्म में, तो वो अनकॉइल्ड हो जाएंगे। ग्लोबुलर फॉर्म में तो अनफोल्ड हो जाएंगे, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो जाती है। उसी बात को आपने क्या करा है, इस कंडीशन में जो भी बेचारों का जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर था या टर्शरी स्ट्रक्चर था, प्रोटीन में था ना, अभी तुमने पढ़ा है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर भी था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी था, टर्शरी स्ट्रक्चर भी था, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी था। तो तुमने क्या करा, इनका जो सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर है उसको तुमने बदल दिया है ना। क्योंकि जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये इनएक्ट, ये रिमेन, ये इसमें कुछ भी कर दो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये है। अब इस कंडीशन में देखो, डीनेचुरेशन में ये हो सकता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तुमने डिस्टर्ब कर दिया, बाद में तुम कंडीशन इसकी फेवरेबल कर दो, वापस वो उसी स्ट्रक्चर में हो जाए। और ये भी हो सकता है कि तुमने एक बार डिस्टर्ब कर दी प्रोटीन की, वो दोबारा है ना उस कंडीशन में, एक्चुअल कंडीशन में आ ही नहीं पाए, वो वैसे की वैसे ही रहे, ठीक है। तो दिस इज द पोर्शन दैट यू हैव टू लर्न। अब इसमें आता है बेटा रीजनिंग, बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं। Now children, these are three important questions: coagulation of egg white on boiling, curdling of milk, and coagulation of milk in the presence of an acid. मुझे लगता है अपनी डे टू डे लाइफ में सबने एग खाया होगा, और एग को जब आप बॉईल करते हो, जो उसका वाइट वाला पोर्शन होता है वो कैसे पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, कैसे वाइट टाइट हो जाता है ना, लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है और टाइट हो जाता है, वो क्यों हुआ? एग में जो प्रोटीन होता है ना, वो बेसिकली आपका जो वाइट पोर्शन जो आता है ना, प्रोटीन प्रेजेंट इन एग वाइटा, ये ग्लोबुलर होता है, ठीक है। तो एग में जो भी आपका ये वाइट वाला पोर्शन, एक तो योक होता है, सबको पता है, और ये क्या है, वाइट है। वाइट वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली आपका प्रोटीन है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जब तुम इसको वाटर में बॉईल करते हो, तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, ये चेंज इनटू रबर लाइक स्ट्रक्चर, तुम देखा नहीं, बिल्कुल रबड़ी जैसा लगने लगता है, रबर जैसा हो, और इनसॉल्युबल हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये कैसी रिएक्शन हो गई है, ये क्या तुम वो वापस जो वाइट कलर का एग का हो गया वापस उस कंडीशन में ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। तो यानी ये रिएक्शन जो है वो जब वो वाइट फॉर्म में आ गया है, जो कि इनसॉल्युबल मास, ये वाइट जब ये वाइट फॉर्म में आ जाता है तो ये एक इनसॉल्युबल मास बना लेता है, ठीक है ना, इनसॉल्युबल मास जनरेट कर लेता है, और ये रिएक्शन बेसिकली इरिवर्सिबल आपका डीनेचुरेशन हो जाती है, ठीक है। ये कंडीशन, अब ये प्रोटीन इट कैनॉट बी रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। नाउ कर्डलिंग ऑफ मिल्क की अगर बात करें, आपने दही खाई होगी, दही जमाई होगी, दही किससे जमती है? उसमें क्या है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से, है ना। तो इट इज़ कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। तो बेसिकली क्या है, वो भी डी नेचुरल प्रोटीन कंडीशन में हो जाता है, और आप कोई ना कोई उसमें एजेंट डाल रहे हैं ना, थोड़ा दही आप डाल रहे हैं, वो बैक्टीरिया जो है वो हेल्प कर रहा है आपको, ठीक है। तो जो बेसिकली दूध है उसको कन्वर्ट करने में, ठीक। अब जैसे कोआगुलेशन ऑफ मिल्क है, जो आप मतलब नींबू डालते हो तो वो दूध फट जाता है ना, और अपने आप को आप जो पनीर कहते हो जिसको हम वैसे चीज़ बोलते हैं वो दे देता है। तो बेसिकली उसमें भी कौन सा, दोनों केस, तीनों केसेस में ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, वो जो है। अब इसमें क्या होता है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो बेसिकली अपने आप को फाइब्रस में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ योर डीनेचुरेशन। सो द ग्लोबुलर जो मिल्क है, मिल्क में जो प्रोटीन था आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, वो अपने आप को वो चेंज कर देता है इन द फाइब्रस फॉर्म में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर एडिंग सम और द अदर डीनेचुरिंग एजेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर इफेक्ट रहा, इसमें आपने थोड़ा सा मिल्क में दही डाली, तो वो एक है ना आपका एजेंट की तरह काम कर रहा है ना। अब इसमें आपने एसिड यूज़ करा, वो आपका डीनेचुरिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So I'm showing you, you can learn it from that. So you can learn these examples and you can focus on this part. So we have covered up this biomolecule chapter. Now everything we have discussed.
So in this video we have discussed about the this thing about the remaining portion of the protein.